बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। अब जो वज़ीर आज़म सुनी सुनाई बातों को हकायक बनाकर आवाम के सामने पेश करे और उस पर शर्मिंदा भी ना हो, तो फिर उनके सच पर भी कौन यकीन करेगा। हाँ, सब जितना मर्जी सच बोल लें, लेकिन जब वो इस तरह की झूठी बातों को आगे बढ़ाते हैं तो फिर उन पर यकीन करने को जी नहीं चाहता। तो खान साहब उनकी जबान ने तो वैसे ही बोंगियां मारने में PhD कर रखी है। ख्याली पुलाव बनाना, ख्याली पुलाव खाना, शेख चिल्ली की तरह लंबी लंबी छोड़ना और फिर हातम ताई बनने की ख्वाहिश रखना। अगर मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ शख्स इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा तो फिर अपनी कौम से यह तवक्को हम कैसे रख सकते हैं कि कौम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। हाँ साहब का करप्शन के खिलाफ पूरा बयानिया मुझे यूं लगता है कि सुनी सुनाई बातों पर मबनी है, क्योंकि अब तक साबित तो कुछ नहीं हुआ। हाँ साहब ने नवाज शरीफ पर जितने इल्जाम लगाए वो भी सुनी सुनाई बातों पर मबनी थे या वो मन घड़त थे। तो खान साहब का सबसे बड़ा मसला यही है, ये पहली बार नहीं हुआ, ये कंटेनर में भी होता था। जो कोई उनके कान में कोई आके बात कहता था वो उसे तस्दीक किए बगैर आगे बढ़ाते थे। तो अब भी उनका मसला यही है कि जो कोई उनके कान में फूंक मार दे वो उसको तस्दीक किए बगैर आगे बढ़ाना सवाब दरैन समझते हैं, और फिर भी ये समझते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं बस वही ठीक है, बाकी सब गलत है। ये भी हमने खान साहब से सुना था कि मुल्क में रोजाना 10 अरब की करप्शन होती है, और जिस दिन ये करप्शन रुक गई पता नहीं कितने अरब रुपए हमारे जमा हो जाएंगे, लेकिन वो तो कोई नजर नहीं आए। तो ये भी सुनी सुनाई बात थी। अगर इसमें कोई हकीकत होती तो आज फिर हम अरबोपति होते। उसके बाद एक और जो मुझे लगता है गुमान ये है कि नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई गई, उसे प्रोपेगेंडा मुहिम कह लें या कुछ और कह लें, ताकि दोनों को करप्ट साबित करके सियासत से बाहर निकाला जाए। तो मुझे लगता है कि वही कहानियां जो माजी के इन दो सियासतदानों को या हुकूमत में रहने वालों के खिलाफ बनी या बनाई गई, वही कहानियां खान साहब ने सुन ली और उन्हीं कहानियों की बुनियाद पर उन्होंने आगे अपना एक नैरेटिव बना लिया, जो अब वक्त से साबित कर रहा है कि वो कुछ ज्यादा दुरुस्त नहीं था। करप्शन जरूर होती होगी और बहुत से लोगों ने की होगी, लेकिन जिस करप्शन का या जिनके बारे में खान साहब ने सुन रखा है उसके बारे में तो अब लगता ही है कि वो भी सिर्फ एक दास्तान है। तो खान साहब ने यह क्लेम किया कि उनकी करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद 24 साल से जारी है। सवाल यह है कि खान साहब की जद्दोजहद जो इक्तदार में आने के लिए नजर आती है वो तो 22 साल की है। 2 साल उन्होंने अपनी हुकूमत के भी उसमें शामिल कर लिए हैं, जिसमें करप्शन के खिलाफ कुछ होना तो दूर की बात, करप्शन के दरिया बहते हुए नजर आ रहे हैं। 2-2.5 साल में हुकूमत के सरकर्दा अफराद पर करप्शन के इल्जाम लग चुके हैं, कई स्कैंडल सामने आ चुके हैं, चाहे पेट्रोलियम का स्कैंडल हो, चीनी का स्कैंडल हो, आटा, गंदम, घी और सीमेंट का सब स्कैंडल खुल के सामने आ चुके हैं। अब एक कंपनी, ब्रॉडशीट कंपनी, जो कि मुशर्रफ ने माजी के हुक्मरानों के असासों का सुराग लगाने के लिए हायर की थी, उसके CEO की जानिब से ये इतराफ सामने आया था कि शरीफ खानदान की जानिब से उन्हें इंक्वायरी रोकने के लिए कुछ ऑफर की गई थी। तो हुकूमत ने उसे अपनी कामयाबी करार देकर डंके बजाना शुरू कर दिए, लेकिन ये खुशी चंद घंटों बाद ही काफूर हो गई। तो ब्रॉडशीट कंपनी के CEO ने एक और बयान में यह कह दिया है कि वो यकीन से नहीं कह सकते कि जिस शख्स ने उन्हें ऑफर की थी कि नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी रोक दो, वो वाकई नवाज शरीफ का आदमी था। Pakistan and NAB, and because he claimed to be a military man, he couldn't give his name because he was, I understood he was part of the intelligence operation looking into the affairs of Mr. Sharif et al. And remember, this was just after the Panama Papers and all this. So I said, fine. And then he produced the documents, and to my shock and horror, he suggested that yes, a new contract would be given if they could have their cut. And I ended the conversation there. तो ब्रॉडशीट कंपनी के CEO ने यह बात क्लियर कर दी कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें ऑफर करने वाला कौन था, लेकिन हुकूमत उस पर जो है वो डंके बजा रही है। अब मेरा ये नुक्ता बिल्कुल नहीं है कि नवाज शरीफ ठीक कह रहे हैं या ब्रॉडशीट कंपनी झूठ बोल रही है या हुकूमत गलत बयानी कर रही है। नुक्ता ये है, बल्कि लगता यूं है कि नया जाल लाए पुराने शिकारी। अब नवाज शरीफ को एक बार फिर उसी इल्जाम के तहत रगेदने की, घसीटने की कोशिश की जा रही है जो उन पर कभी साबित नहीं हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ ये इल्जाम कभी साबित नहीं हुआ। अब झूठ की गंगा इसलिए बहाई जा रही है कि लगता यूं है कि लड़ाई हतमी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अब या तो नवाज शरीफ बहुत होशियार हैं
कि अपनी करप्शन का कोई सबूत नहीं छोड़ते, या उनकी करप्शन के सबूत ढूंढने वाले इतने नालायक और नकम्मे हैं कि 20 साल में एक सुई जितना भी सबूत नहीं ढूंढ सके। अगर अरब ममालिक नवाज शरीफ के खिलाफ ना हो जाते और अकामा ना फराम करते तो शायद वो नाइल भी ना होते। पिछले 20-25 साल से लोग नवाज शरीफ के पीछे लगे हुए हैं और बज़ाहिर ये बड़े समझदार लोग हैं। मुशर्रफ के पास तो पूरी की पूरी हुकूमत थी और कई साल वो हुकूमत में रहे और एक एक दस्तावेजात तक उनकी रसाई थी, वो भी कोई सबूत ना निकाल सके। हाँ साहब 2.5 साल से लगे हुए हैं, उनके पास पूरी हुकूमत है और उनके साथ बहुत से लोग हैं, बहुत सी ताकतें हैं, इसके बावजूद उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। तो लोग ये समझने में हक में जानब है कि नवाज शरीफ नाम के नहीं बल्कि वाकई शरीफ है, या फिर दूसरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा अक्लमंद है कि कोई सबूत नहीं छोड़ते। तो $1 अरब का अकाउंट और इस जैसी कहानियां एंटी नवाज शरीफ ज़हनियत की पैदावार लगती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों को नवाज शरीफ पसंद नहीं, ये अलग बात है कि नवाज शरीफ पसंद नहीं, वरना नवाज शरीफ के हवाले से ज्यादातर मनगढ़ंत किस्से और कहानियां नजर आती हैं। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाह खान अब्बासी ने इस पूरी कहानी का खुलासा किस तरह किया कि वो $1 अरब किसके थे, और जब उनसे पूछा गया $1 अरब का और यही सवाल उन्होंने नवाज शरीफ से किया तो नवाज शरीफ ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। खुश आमदी सर, ये फरमाइएगा कि जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो ये बात किस हद तक दोस्तों सर उस वक्त इस किस्म की बातें चल रही थी कि कुछ सिंगापुर में भी मियां नवाज शरीफ साहब का अकाउंट है जिसमें $1 बिलियन पड़े हो। जी बात दुरुस्त है, मुझे ये बताया गया, कहा गया कि जनाब वो इतनी करप्शन हुई है कि वहां पर भी सिंगापुर में $1 अरब है। आपको किससे बताया सर? नैब वो बात मैं नैब भी कार्रवाई कर नहीं, मैं बताऊं मेरी कभी नैब से कोई मीटिंग नहीं हुई है प्राइम मिनिस्टर। तो किसने बता दिया? जो भी ये उस बात को रहने दे, ये मुझे बड़े आला सतह पे कहा गया कि मैंने उसे कहा जी सिंगापुर दुनिया का सबसे हैवीली रेगुलेटेड, मेरा एक अकाउंट था दुबई में कोई 30-35 साल पुराना, मैं मिनिस्टर बना, मुझे वहां से खत आया कि जनाब ये आपके चंद $100 है, खुदा हाफिज आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं, आप पोलिटिकली एक्सपोज आदमी है। नवाज शरीफ साहब को पूरा दुनिया जानती है, अगर उनका बिलियन क्या $1 भी होता सिंगापुर में नहीं हो सकता था। तो मैंने कहा जी, मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है, ये बातें होती नहीं है इस तरह जो आप कर रहे हैं। बहरहाल तो मैंने कहा जी ये पॉसिबल, मैंने उसे ये भी कहा, मैंने कहा बिलियन तो बहुत बड़ी बात है, 1 लाख का एविडेंस ले आए, 10,000 का एविडेंस ले आए, मैं ये जमात छोड़ दूंगा। नवाज शरीफ साहब मेरे लीडर है, मेरा उनसे रिश्ता है। आप प्राइम मिनिस्टर थे? जी मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं जमात छोड़ दूंगा, मैं ये वज़ारत उज़्मा भी छोड़ दूंगा। नहीं इतना कॉन्फिडेंस कैसे सर? मुझे $10,000 तो निकल आएंगे। 10,000 ले आए, 10,000 मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझ भी ले आए, एविडेंस ले आए कि मियां नवाज शरीफ का 10,000 1 लाख, आप तो बिलियन कह रहे हैं, आप एविडेंस ले आए। कुछ महीने गुजर गए, मेरी मियां साहब से मुलाकात, एक मीटिंग हुई, मैं उनको जिक्र किया, मैं ये बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा जी जो लोग ये बातें कर रहे हैं उन्हें कहीं मुझसे पावर ऑफ अटर्नी ले जाए, जो भी उनके पास एविडेंस है, तो 90% को रखें, 10% मुझे भेज दें। तो ये मूसवी भी ये बात, अब तो मैंने मूसवी का देखा तो मुझे वो बात याद आ गई। अच्छा कि आपने सवाल कर दिया। एक तो सियासतदान वैसे ही बदनाम होते हैं, दूसरा बदनामी के लिए तरह तरह की कहानियां भी गढ़ी जाती हैं, और ये सिलसिला नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। पाकिस्तानी सियासत में इसका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा 2 बार इस मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म रही, और जब वो सिर्फ अपोजिशन में थी तो उनके हवाले से बहुत सी कहानियां, बहुत सी दास्तानें गढ़ी गई थी। बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा के शौहर आसिफ अली ज़रदारी को, जो बाद में पाकिस्तान के सदर भी बने, उनके हवाले से भी बहुत सी बातें की जाती थी, और ये कहा गया एक जमाने में कि उन्हें घोड़े पालने का शौक है और ये वे घोड़े हैं जो दूध पीते हैं और मामलेट खाते हैं। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर ये सारी दास्तान सुनाई, जो तारीख में एक सरद रखती है कि किस तरह सियासतदानों को डिफेम किया जाता है, बदनाम किया जाता है। हम समझते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे मुल्क में कायदे आजम के वफाकी और पार्लियामेंट्री निजाम नहीं देखने चाहते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर वो प्रेसिडेंशियल निजाम मुसल्लत करने चाहते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर कहने चाहते हैं कि 1985 से 5 असेंबलियां आई हैं, हमने जुनेजो को आजमाया और हमने बेनजीर को आजमाया, हमने नवाज शरीफ को आजमाया, बेनजीर 2 मरतबा आई, नवाज शरीफ 2 मरतबा आया। अगर बेनजीर के पास कोalition गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ के पास तो 3/4 मेजॉरिटी थी, नवाज शरीफ के पास तो 95% मेजॉरिटी थी।
अगर नवाज शरीफ भी मसला हल नहीं कर सकता और अब तक बेरोजगारी है और महंगाई है और अब तक रिश्वत है, तो फिर इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री निजाम नहीं चल सकता। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को खतरा है और हम समझते हैं कि हमें प्रवोक नहीं होना चाहिए और इस गोल्डन जुबली साल में हमें पार्लियामेंट्री निजाम को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। और जब हम पार्लियामेंट्री निजाम की बात करते हैं तो हमारा यह मतलब है कि लीडर ऑफ द हाउस को चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और लीडर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर को एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेस को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए, प्रेशर में नहीं डालना चाहिए। और हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को बदनाम करने के लिए सियासतदानों को बदनाम किया गया है, डिफेम किया गया है, झूठे झूठे डॉक्यूमेंट्रीज तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि घोड़े दूध पीते हैं। कभी और किसी ने सुना कोई घोड़ा? आपको मैं चैलेंज देती हूं कि इस कौमी असेंबली में पेश करो वो घोड़ा जो दूध पी। सुनो, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी जो लोग सुन नहीं सकते हैं, क्या वो आइंदा क्या करेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। वो घोड़ा ले आओ जो दूध पीता है, वो घोड़ा ले आओ जो मामलेट खाता है, वो घोड़ा ले आओ जो शहद खाता है, और बताओ कि क्या सियासतदान बुरे हैं या सियासतदानों की किरदार खुशी। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क में सियासतदानों की किरदार कशी और सदारती निजाम की तरफ इशारे किए हैं। बिला मुबालगा ये इशारे सियासतदानों की तरफ नहीं थे। सदारती निजाम आज से 24 साल पहले, यानी उस वक्त भी 97 में भी सदारती निजाम की बातें हो रही थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो उसी निजाम की बातें हो रही हैं, उसी एजेंडे पर, जिस एजेंडे पर 24 साल पहले काम हो रहा था, आज भी वही एजेंडा पाकिस्तान की सियासत में नजर आता है। उसमें रत्ती बराबर फर्क नहीं आता। ये वही प्रोपेगेंडा और वही सदारती निजाम की किस्से कहानियां ये दोबारा हम देख रहे हैं। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो एक विजनरी लीडर थी और सबसे आम बात यह कि बहादुर थी। उनमें एक बात करने की जो है ना वो ताकत थी, इसलिए उन्होंने वो सब कुछ कह दिया जो उस वक्त भी बहुत से लोग कहने या सुनने की ताकत और हौसला नहीं रखते थे। तजिया निगार है इरशाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं खान साहब के हवाले से और खान साहब के उस बयान के हवाले से जिसमें उन्होंने वज़रा को बड़ा सख्त जो है वो मैसेज दिया कि काम करे वरना उनको फारिग कर दिया जाएगा और जो भी हुकूमती पॉलिसी से इनहराफ करेगा वो कबीना में नहीं रहेगा। तो पहला उसका रिजल्ट तो आ गया था, नदीम अफजल चंद ने इस्तीफा दिया, लेकिन अभी तक खरूज मेरी इतलात के मुताबिक तो इस्तीफा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ और खान साहब हैरान परेशान है कि इस्तीफा भी आ गया। इरशाद भट्टी इसका तजिया कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। में रखना चाहिए कि इस काबीना में तरीके इंसाफ भी है, MQM भी है, GDA भी है, काफ लीग भी है, सूबा मुहाज वाले भी हैं, बाप वाले भी हैं, आजाद भी हैं, इलेक्टेबल्स भी हैं, यानी भांत भांत के लोग बैठे हैं। मतलब तरीके इंसाफ भी है, नून लीग भी है, मतलब पीपल्स पार्टी भी है, मतलब MQM भी है, मतलब कौमी हुकूमत है सारी। तो सबकी सोच अलग, सबकी तरजीहात अलग, अक्सर दिलो जान से तरीके इंसाफ के एजेंडे के साथ नहीं है और वो हो भी नहीं सकते क्योंकि उन सारी 40-40 साल से वो एक और पार्टी में थे। दूसरी वजह क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा? जजा सजा नहीं, डर उतर गया है। एनर्जी के बाद और PIA खुद का हमले के बाद गुलाम सरवर मौजूद हैं, शुगर कमीशन में रजाक दाऊद, असद उमर बुजदार, खुसरू बख्तियार का नाम था, मौजूद है। एनर्जी वापडा में नदीम बाबर, उमर अयूब मौजूद हैं। रेलवे कारकर्दगी के बाद शेख रशीद की प्रमोशन हो गई। इदारा जाती रिफॉर्म्स हुई नहीं, 2.5 साल में अरबाब शहजाद, इशरत हुसैन मौजूद हैं, आजम सवाती साहब मौजूद हैं। 90% वुज़रा अपनी कारकर्दगी पर फारिग होने के काबिल हैं। नहीं किया क्या तो ये क्या, अगर किया, कुछ भी नहीं किया इमरान खान ने, अगर किया तो इतना किया कि फिरदौस आशिक को मरकज से पंजाब में भिजवा दिया, शहबाज गिल को पंजाब से मरकज में ले आए, ये तब्दीली आई। आखिरी बात, आपस की साजिशें, आपस की लड़ाइयां भी हैं।
बहुत सारे पहली बार MNA बने और पहली दफा वजीर आजम बने हैं। ज्यादा का फोकस पे पॉइंट इमरान खान को खुश करना होता है कि किस तरह सियासी मुखालफों पर चढ़ाइयां की जाएं और इमरान खान को खुश हों, ना कि गवर्नेंस परफॉर्मेंस पर। मुखालफीन पर तनकीद करके वो अपनी दिहाड़ियां गुजार रहे हैं। हाँ साहब तो ये कहा करते थे कि उन्हें टीम ही तो बनाना आती है, उनका असल हुनर टीम बनाना है। वो क्रिकेट में भी कप्तान थे और सियासत में भी वो कप्तानी का दावा लेकर आए। और अगर अब टीम ऐसी निकली है तो फिर कसूर किसका है, टीम का या टीम बनाने के दावे करने वालों का? दूसरी बात यह है कि अगर खास साहब को सबसे ज्यादा शौक इस बात का है कि उनके वुज़रा मुखालफिन की धज्जियां उड़ाते रहे और हर वक्त पॉलिटिक्स खेलते रहे और वजारत का क्राइटेरिया ये हो कि किसको कितनी गालियां आती हैं और वो किसको कितना बुरा भला कह सकता है, तो फिर वजीर क्या कर सकते हैं? वो कहते ना चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। साहब आलम को खुशामद का शौक है और वो खुशामद पसंद है, तो फिर उनके इर्द गिर्द भी वही लोग होंगे मुसाहिबीन जो साहब आलम को खुश करेंगे। अगर वो साहब को खुश करते रहेंगे तो कोई और काम कैसे करेंगे? तो मेरे नजदीक तो मसला टीम का नहीं है, मेरे नजदीक तो मसला कप्तान का है। हाँ साहब को ये इतराफ कर लेना चाहिए कि उन्हें टीम बनानी भी नहीं आती। वर्ल्ड कप की टीम भी उन्होंने नहीं बनाई थी, ये इत्तेफाक था या हमारी किस्मत थी या बदकिस्मती कह ले कि उस वक्त सारे अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे और एक अच्छी टीम बन गई और अब कौम 92 के वर्ल्ड कप का नतीजा भुगत रही है। तो अगर कोई ये समझता कि वुज़रा नालायक है, उन्हें कोई कामकाज नहीं आता, तो इसकी जिम्मेदारी भी खासा पर आती है। जिनका सबसे मुस्तनद बॉलर वसीम अकरम प्लस यानी उस्मान बुज़दार है, यानी जिनकी चॉइस उस्मान बुज़दार, महमूद खान जैसे लोग होंगे, तो उनकी नजर करम किसी काबिल और मेहनती आदमी पर या मेरिट पर आए हुए शख्स पर कहां टिक सकती है? जहां तक शहबाज गिल या फरदौस आशिक अवान का तल्लुक है, तो उन बेचारों की झूठी मुखालफिन की बातों का जवाब देना है। यानी जवाब गजल, कोई गजल कहेगा तो गजल सुनाएंगे, कोई नजम कहेगा तो नजम सुनाएंगे, कोई कसीदा कहेगा तो वापस कसीदा सुना देंगे। तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए लोग उनकी बातों का ज्यादा नोटिस नहीं लेते। तो मेरे कप्तान ने जिस तरह की टीम सेलेक्ट की है और जिस तरह उनकी तरबियत की है और जिस तरह हफ्तावार उनको बुला के समझाया जाता है कि किस तरह मुखालफिन की मंजी ठोकनी है, तो वो काम तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर तवक्को ये है कि एक तरफ वो मुखालफिन की मंजी ठोकते रहे और तरबियत उनको गालियों की दी जाए और रिजल्ट वो किसी बड़ी अच्छी हुकूमत का यानी मुस्लिम लीग नून का या पीपल पार्टी की हुकूमत से बेहतर दे दें, तो ये तो मुमकिन नहीं है। हुकूमत रहेगी या घर जाएगी, अब इसका फैसला सेनेट इलेक्शन के बाद होगा। जराए का दावा यह है कि अपोजिशन ने मार्च में दोबारा तहरीक शुरू करने का फैसला किया है और इसको अगले 3 महीने यानी अप्रैल, मई और जून में इख्तिताम तक पहुंचाया जाएगा। लॉन्ग मार्च के लिए भी अप्रैल और मई की किसी तारीख का तयन किया जा रहा है और कहने वाले ये कहते हैं कि अगला बजट हुकूमत का आखिरी बजट होगा। ताकतवर हल्के खान साहब की हुकूमत को बजट तक मोहलत दिलाने में कामयाब हो गए। लीगी जरा इस बात की तस्दीक नहीं करते कि उनकी तरफ से हुकूमत को मजीद मोहलत दी जा चुकी है, लेकिन जरा ये भी बताते हैं कि पीडीएम की तहरीक का मोमेंटम कमजोर होने की वजह से या मोमेंटम टूटने की वजह से अपोजिशन को अब अपनी हिकमत अमली बदलना पड़ रही है। मार्च में दोबारा तहरीक शुरू करके पहले मोमेंटम बिल्ड किया जाएगा और उसके बाद बतदरीज हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, जिसमें कारोबारी जिंदगी को मफलूज करना और निजाम में हुकूमत को मुअत्तल करना शामिल है। अब कहने वाले ये कहते हैं कि हुकूमत को घर भेजने पर तो इत्तफाक हो चुका है, लेकिन उसके तरीकेकार पर इख्तलाफात मौजूद है, तरीकेकार का तयन किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली पर फिलहाल अपोजिशन राजी नहीं, लेकिन बाकी ताकतें इस बात पर राजी है कि खान साहब के खिलाफ अगर तहरीक एतमाद लाई जा सकती है, हुकूमत की तब्दीली विद इन हाउस की जा सकती है, तो उसके लिए गो अहेड है, यानी ले आए। लेकिन नवाज शरीफ और उनके इत्तेहादी ये समझते हैं कि खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक खान साहब के इत्तेहादी उनसे अलग ना हो जाए, और इत्तेहादी उस वक्त तक अलग नहीं होंगे जब तक उन्हें अपने सरपरस्तों की तरफ से कोई इशारा ना मिल जाए। और इशारा मिलने का पता उस वक्त चलेगा जब इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। अब दूसरा तरीका हुकूमत को मफलूज करके घर भेजने का है, जिस पर अपोजिशन की जमातें राजी है, मगर ताकतवर हल्के इस पर राजी नहीं है। वो निजाम हुकूमत को मफलूज करने के हक में नहीं है।
हालात को बहुत खतरनाक करार दिया जा रहा है। इन हालात में अगर हुकूमत को मफलूज किया गया या निजाम जिंदगी मुअत्तल किया गया तो बैरूनी खतरात बढ़ जाएंगे। अपोजिशन की जमातों में तवील धरना देने पर भी इत्तफाक नहीं है। पीपल पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है, लेकिन धरना देने से हिचकिचा रही है। इसलिए अपोजिशन भी खुलकर अपने सारे कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रही। हुकूमत गिराने का आखिरी ऑप्शन इस्तीफे समझा जा रहा था, लेकिन इस्तीफे देने का मतलब नए इलेक्शन की तरफ जाना है, जिसके लिए ना हुकूमत तैयार नजर आती है, ना ही अपोजिशन की कोई तैयारी है। तो बहुत सारे ऑप्शन है जिन पर गौर किया जा रहा है। और जरा ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ को ताकतवर हल्कों की ख्वाहिशात पर मबनी पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं और इस बात पर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है कि आइंदा जलसे जुलूसों में अस्करी शख्सियात का नाम लेने से गुरेज किया जाएगा, जो अमली तौर पर सियासत में मुदाखलत न करने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन अपोजिशन इस पर मशरूत अमल करेगी। अपोजिशन को सियासी सरगर्मियों से नहीं रोका जाएगा। हुकूमत ने अपोजिशन को इसीलिए इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज से ना रोकने का फैसला किया है। हां साहब की जानिब से वुज़रा पर कड़ी तनकीद के बाद आज वुज़रा के जुम्मे गफीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेर रशीद, फरोह नसीब, परवेज खटक, शिबली फराज समेत कई वुज़रा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ने जो बाज लीगल मशवरे दिए हैं कि 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और उसी इलेक्शन में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। यानी जिस इलेक्शन पे इनको एतराज़ है, उस असम्बली पे जो इनको एतराज़ है, उस असम्बली में ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उस असम्बली में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। सेनेट है जी, हाँ। और परवेज खटक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये रिफॉर्म्स ही नहीं कर रहे और मार्च के पहले हफ्ते में उम्मीद है कि सेनेट के इलेक्शन में भी ये हिस्सा लेंगे। सो आज की कमेटी का मुश्तरका फैसला यही है कि हमें इनसे तोके है कि किसी जगह ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा क्यों कोई मसला पैदा नहीं करेंगे। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और इस वक्त वहाँ फॉरेन फंडिंग की प्रोसीडिंग हो रही है, केस लगा हुआ है, इसलिए हम इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे और उनसे तोके रखते हैं कि वो भी इसमें हुकूमत की इस नेक दिली को, हुकूमत की इस अच्छी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे और कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपना प्रोटेस्ट करेंगे। अपोजिशन ने 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराने का ऐलान कर रखा है। अब ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने अपनी पॉलिसी बदली है और दोनों गो स्लो पॉलिसी के तहत आगे बढ़ेंगे। सेनेट का इलेक्शन प्रायोरिटी है और हुकूमत ये उम्मीद करती है, बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग है कि अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। तो बज़ाहिर यूं लगता है कि खान साहब अपनी हुकूमत को उस हल्ले से बचाने में कामयाब हुए हैं जिसका फरवरी या मार्च में फैसला कुन कोई नतीजा निकलना था। लेकिन अपोजिशन के तेवर अभी बदले नहीं है और आने वाले दिनों में ये तेवर दिखाई देते रहेंगे। लेकिन इस्तीफों और लॉन्ग मार्च का मामला अब आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों बुनियादी तौर पे खित्ते में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनका भी इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में इंतकाल इक़्तिदार का इंतजार किया जा रहा है। नई अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से क्या फैसले करती है या उसका रुझान किस तरफ होता है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। ट्रंप इंतजामिया ने सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी तय कर रखी थी उसमें अब नुमाया तब्दीली का कभी इम्कान है। इसलिए बहुत से अरब ममालिक ने अपनी पोजीशन बदल ली है। नई अमेरिकी इंतजामिया की पॉलिसी से खित्ते में नुमाया तब्दीलियां आ सकती हैं और इसका पाकिस्तान के सियासी हालात पर असर पड़ना यकीनी है। तो वेट एंड सी का खेल शुरू हो गया और खबरें कुछ और भी हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर नदीम अफजल चंद नाराज हो गए। उन्होंने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर की टेबल पर पड़ा है जिसे वो गौर से देख रहे हैं। इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं, या मंजूर होगा या नहीं, अभी वज़ीर आज़म गुबगू का शिकार है। कल ही वज़ीर आज़म ने धमकी दी थी कि जो वुज़रा हुकूमती पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं करते तो वो इस्तीफा दे दें। तो नदीम अफजल चंद ने इस्तीफा देकर ये ऐलान कर दिया कि वो हुकूमती पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं करते। अब देखना है खान साहब उनका इस्तीफा मंजूर करते हैं या नहीं और अपने ऐलान करदा यानी जो उन्होंने ऐलान किया उसके ऊपर वो कायम है या नहीं। चेयरमैन नईम बुखारी को अदालत ने बतौर चेयरमैन काम करने से रोक दिया। नईम बुखारी भी खान साहब के बड़े ब्लू आइड थे
और तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े सरगर्म कारकुन समझे जाते हैं और साबका हुकूमतों और साबका हुक्मरानों के बहुत जबरदस्त नाकद हैं। उन्हें खान साहब ने चेयरमैन लगा दिया था तो कोर्ट ने उन्हें बतौर चेयरमैन काम करने से रोक दिया है। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम भी इस्तीफा हाथ में लिए घूम रहे हैं, तो बाकी सब ठीक है। नदीम अफजल चंद को वज़ीर-ए-आज़म पर यह एतराज भी था कि उन्होंने कोयटा जाने में ताखीर की और मैयतों को दफनाने की शर्त आयद की। नईम बुखारी को हुकूमत ने क़वायद व ज़वाबित पूरे किए बगैर और मेरिट को मद्देनजर रखे बगैर पीटीबी का चेयरमैन बना दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे और इस तकर्री के लिए क़वायद व ज़वाबित पूरे करे। और पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को इतराज ये है कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, सारे इख्तियारात बोर्ड के सरबराह एहसान मानी के पास है, जो वज़ीर-ए-आज़म के अलावा किसी की नहीं सुनते, और बाकी सब ठीक है। 16 जनवरी से अवाम पर पेट्रोल बम गिरने वाला है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है और इतलात यह है पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 95 पैसे इजाफा होगा, यानी 5 पैसे हातम ताई की कबर पर लात मारने के लिए छोड़े गए हैं। तो पेट्रोल की कीमत बढ़कर 115 रुपए और कुछ पैसे फी लीटर हो जाएगी। राउंड फिगर में लेके तो ये 116 रुपए फी लीटर हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी बढ़ेगी और 9 रुपए 97 पैसे कीमत बढ़ाने का यानी समरी भेजी गई है। बाकी सब ठीक है। कुकिंग ऑयल कुछ महंगा हो रहा है और घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता कई दिनों से ये इजाफा होता चला जा रहा है। अब तक की इतलात ये है कि कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में 100% इजाफा हो चुका है और कुकिंग ऑयल एक ही दिन में यानी आज के रोज कुकिंग ऑयल की कीमत में 29 रुपए फी लीटर और घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। तो बाकी सब ठीक है। चीनी का तो आवाम को मालूम ही है कि चंद दिन 80 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त होने के बाद अब ये कीमत फिर से 100 रुपए किलो से ज्यादा हो चुकी है। बाकी सब ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।